दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। मौसम विभाग ने आज मौसम को लेकर जो अलर्ट जारी किया, उसका असर आज दिखाई दिया। देश के पहाड़ी राज्यों में बारिश ने कहर बरपा रखा है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक बादलों की वार ने भयानक तबाही मचाई है। देश के प्रसिद्ध वैष्णो देवी माता की यात्रा भारी बारिश के कारण रोक दी गई है। उधर हिमाचल के मशहूर टूरिस्ट प्लेस मनाली में बारिश ने भयानक मंजर पैदा कर दिया। दोनों देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और टूरिस्ट स्पॉट हैं, जिनसे देश का तकरीबन हर घर वाकिफ है। लेकिन दोनों ही हिस्सों से आज दुखद खबर सामने आई। ब्यास नदी ने मनाली के कई इलाकों को मलबे में बदल दिया है। कटरा और वैष्णो देवी के रास्ते का हाल भी बेहद बुरा है। आज जम्मू में 9 लोगों की अलग अलग हादसों में जान चली गई। जम्मू से सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें खबर सामने आई। हादसे के मद्देनजर फिलहाल वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई है। 5 श्रद्धालुओं की देवी मार्ग पर अर्धकुंवारी में जान चली गई। 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू तवी कटरा जाने वाली 15 ट्रेनें रद्द की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल और सीएम से फोन कर बातचीत की है, जानकारी ली है। आप अगर जम्मू या फिर वैष्णो देवी की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिलहाल उसको अभी टाल दें। जम्मू कश्मीर में कल ही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश और बादल फटने का अलर्ट जारी किया था। इस अलर्ट का पहला असर डोडा में दिखा, जहां अचानक आए पानी से बर्बादी मची। उसमें कई घर तबाह हो गए, कई लोग लापता हैं। जम्मू का भी बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर से सटे हिमाचल में तस्वीरें आप देखिए, तमाम नदियां इस वक्त रौद्र रूप दिखा रही हैं। मंडी से लेकर मनाली तक, कुल्लू से लेकर कांगड़ा तक जबरदस्त नुकसान की खबर है। दर्जनों सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए, घर, दुकान, गाड़ियों के बहने की जानकारी सामने आई। स्थानीय लोग सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। कई हिस्सों में रास्ता टूटने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ का हिस्सा टूटा। यहां कई इलाकों में रात से ही भारी बारिश हो रही है। यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे बंद है। पहाड़ों पर आफत की ये बारिश कब थमेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उधर पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ का हिस्सा अचानक टूटकर गिरने लगा। रोड पर खड़ी गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। मोबाइल कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। दिरांग से तवांग का रास्ता बंद हो चुका है। सबसे ज्यादा तबाही की खबर आज जम्मू कश्मीर और हिमाचल से ही आई है। इन दोनों राज्यों की दर्जनों डराने वाली तस्वीरें आज हमारे रिपोर्टर ने अलग अलग इलाकों में से जाकर वहां पे कैद की और हमें भेजी हैं। उन तस्वीरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले देश के कुछ और हिस्सों की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। भगवान जगन्नाथ की नगरी ओडिशा से भी डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सुंदरगढ़ में भारी भरकम ट्रक पानी के आगे बेबस होकर खिलौने की तरह बहता हुआ दिखा, कैमरे में कैद हुआ है। यहाँ कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। सेफई नदी को पार करने के दौरान गाड़ी बह गई, ड्राइवर लापता है। महाराष्ट्र में भी नदियां उफान पर हैं। गोदावरी नदी का पानी नासिक में खतरे के निशान को पार करके रिहायशी इलाकों में बहा जा रहा है। यूपी में भी नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा। गंगा और यमुना में पानी फिर से खतरे के निशान को पार करता हुआ दिख रहा है। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी फिर से गंगा में समा गए हैं। बिहार में भी गंगा सहित तमाम नदियों में पानी बढ़ने लगा है, खतरे के निशान को पार कर रहा है। कई हिस्से ऐसे हैं जहां भारी बारिश ने लोगों के सपने को मलबे में दफन कर दिया है। किसी का घर टूटा, किसी का सहारा छिन गया। बच्चे अपने घरों से बाहर असहाय होकर प्रकृति के इस प्रकोप को देख रहे हैं, तो बुजुर्ग अपने उजड़े हुए आशियाने को निहारते हैं।
जो रही सही उम्मीद की किरण थी वो भी धुंधले बादलों में कहीं गुम होती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा तबाही की खबरें जम्मू कश्मीर से ही सामने आ रही हैं। यहां तवी, चिनाब जैसी बड़ी नदियां उफान पर हैं। वैष्णो देवी रूट पर दर्दनाक हादसे की खबर है, जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाई। जम्मू में भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। आपको सीधे लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। अजय बाचलू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अभी क्या हालात हैं? देखिए चित्रा, जिस समय मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, जम्मू में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश बहुत तेज हो रही है, जिसका असर कल मुझे लगता है जम्मू शहर पर भी व्यापक रूप से दिखाई देगा, क्योंकि न केवल जम्मू की मुख्य नदी जो कि तवी नदी है, जो कि शहर के बीचों बीच से गुजरती है, उस नदी का एक हिस्सा टूट गया, जिसके साथ भगवती नगर का पुल लगता है। अब वो जो तवी नदी का पानी है वो शहर की तरफ बढ़ रहा है और सड़क, जो एक सड़क है, उस सड़क के को चीरती हुई वो तवी नदी जो है वो शहर की तरफ बढ़ रही है। और अगर रात भर ऐसे ही बरसात होती रही तो इस बात से कोई अंदेशा नहीं है कि कल तवी नदी का पानी जो है वो शहर में भी घुस सकता है। उसके बाद चित्रा, दूसरी बड़ी खबर जो आई वो कटरा से आई, जहां माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान पड़ने वाले अर्धकुंवारी जो स्पॉट है वहां पर एक भोजनालय के पास जो है चट्टानें खिसकी हैं, लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें अभी तक 5 तीर्थयात्रियों के मारे जाने की खबर है। वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है चित्रा, लेकिन दिक्कत फिर वही मौसम बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज रात भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही जो लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स, इसकी भी आशंका जताई गई है। और यकीनन यही वो चुनौतियां हैं जिनका सामना अभी जम्मू कश्मीर के लोगों को करना है। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश डराने वाली है। जम्मू में रविवार से ही भारी बारिश हो रही है। कठुआ में परसों ही कई पुल टूट गए थे, सड़कें बह गई थी। कल से जम्मू का हाल बेहाल है। तवी नदी उफान पर है और आज तवी नदी का पानी शहर के कई इलाकों में घुसपैठ कर चुका है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि आज शहर के 2 हिस्सों को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। कई गाड़ियां पुल पर लटक गईं। डोडा में जो हुआ वो बादल फटने की तरह था। अचानक पानी आया और फिर सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गया। पहली तस्वीर, जम्मू कश्मीर के डोडा में आया बर्बादी का पानी। दूसरी तस्वीर, तवी नदी के पानी ने मचाई जम्मू में तबाही। तीसरी तस्वीर, जम्मू शहर के कई इलाकों में घुसा पानी। चौथी तस्वीर, जम्मू में भागवती नगर का पुल टूटा, गाड़ियां लटके। ये चारों तस्वीरें जम्मू कश्मीर की है और जम्मू का पूरा इलाका 2 दिनों से तबाही की मार झेल रहा है। इन तस्वीरों में तवी नदी का कहर और जम्मू डोडा में हो रही बर्बादी को अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। पहले डोडा की ये तस्वीर देखिए, जहां चहरवा नाले में एक साथ भारी मलबे के साथ पानी आया और सब कुछ बहाकर ले जाता हुआ दिखा। गिरेगा ना तो देखना, तो देख इधर कितना नजदीक दिख रहा मुझे, मोबाइल में देख जरा। इस वीडियो में आप स्थानीय लोगों को गुहार लगाते हुए सुन सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग इधर उधर भागने लगे और नाले के आसपास के घर पानी में समाते हुए नजर आए। डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह के लोगों से प्रशासन ने अपील की है कि बिना काम के घरों से ना निकलें। पूरा इलाका बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में है। भद्रवाह में प्रसिद्ध गुप्त गंगा मंदिर भी पानी की चपेट में आ गया है। गुप्त गंगा धाम जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इन 2 तस्वीरों से पानी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए मंदिर के बगल से बहने वाला नेरू नदी किस स्थिति में होता है और आज उसका रंग क्या है। इस मंदिर का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। यहाँ की पौराणिक मान्यता है। अब जरा जम्मू चलिए, जहाँ तवी नदी उफान मार रही है, कहर बनकर बह रही है।
एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय बाचलू की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए कि जम्मू में कैसे तवी ने जल तांडव मचा रखा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह तवी नदी का पानी जो है खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है और एहतियातन तवी नदी पर बने हुए सभी पुल बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से आवाजाही को रोक दिया गया है। कई फीट ऊंची जो लहरें यहाँ हैं वो उठ रही हैं। और इसी जम्मू के भागवती नगर में तवी नदी पर बना पुल का एक हिस्सा पानी में समा गया। जिस वक्त हादसा हुआ पुल पर गाड़ियां चल रही थी, कुछ गाड़ियां पुल पर अटकी हुई नजर आ रही है। ये तवी का इलाका है और तवी में किस तरह से एक प्रोटेक्शन वॉल को तोड़कर पानी सड़क की तरफ आ रहा है ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लगातार अब जो है इस इलाके को खाली किया जा रहा है। वैष्णो देवी की यात्रा बंद कर दी गई है। लैंडस्लाइड की वजह से 5 लोगों की यहाँ जान जा चुकी है। कल जम्मू रीजन के तमाम स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। इधर पानी का ये जो विकराल रूप दिख रहा है उसका असर पाकिस्तान में भी दिख रहा है। लिहाजा सरकार ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को बाढ़ की जानकारी दी है। कहते हैं कि कुदरत का जब ब्रेक फेल होता है तो वो कुछ नहीं देखता, न घर, न दुकान, न गाड़ी, न सड़क, सब कुछ बहा कर ले जाने को बेताब नजर आता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। सबसे ज्यादा तबाही हुई है मनाली और कुल्लू में। वही मनाली और कुल्लू जहां गर्मियों में आप में से बहुत सारे लोग मौसम का आनंद लेने गए होंगे, बर्फबारी देखने गए होंगे, लेकिन आज मनाली और कुल्लू के लोग ऊपर वाले से यही बोल रहे हैं, हे भगवान बस करें, हम पर रहम करें। कुल्लू मनाली में 20 से ज्यादा घर, दुकान, रेस्टोरेंट नदी में समा चुके हैं। नदियों के किनारे बने 50 से ज्यादा घर, होटल खतरे में हैं। कुल्लू मनाली रोड का एक हिस्सा ब्यास नदी में बह चुका है। ओल्ड मनाली में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। मनाली का कुल्लू जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। मनाली लेह एनएच का एक हिस्सा नदी में समाया हुआ है। मंडी में ब्यास का पानी पंचवक्त्र मंदिर तक जा पहुंचा। मणि महेश यात्रा को भी स्थगित करना पड़ गया। बादलों का ब्रेक फेल, कुदरत का खौफनाक खेल, उफान पर ब्यास, हाईवे सड़क सब साफ। कुल्लू टू मनाली बर्बादी की वीडियो गवाही। घर, रिजॉर्ट और गाड़ी व्यास में जल समाधि। उफानी लहरों ने महज 8 सेकंड में इस दुकान को डुबो दिया। 9वें सेकंड में दुकान का छोटा सा हिस्सा भी व्यास नदी में नजर नहीं आया। सैलाब के सामने घर ने इस तरह से पलटी मारी कि घर का सामने वाला हिस्सा भी नजर आने लगा। इस खौफनाक मंजर को देख वहां मौजूद लोगों की चीख चित्कार तेज हो गई। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है, जहां व्यास नदी के तट पर मौजूद अखाड़ा बाजार में ये तबाही मची है। सड़क किनारे मौजूद 2 मंजिला इमारत धर-धर आकर व्यास नदी में गिर जाती है। पूरे इलाके में इमारत का मलबा धूल की शक्ल में फैल जाता है। तस्वीरें कुल्लू जिले के मनाली लेह हाईवे की है। कैमरा बाईं तरफ पैन करता है तो इमारत का एक हिस्सा नजर आता है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर 2 ढाबे मौजूद हैं। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर होटल और होम स्टे। जो हिस्सा गिरा उसमें भी दुकान और होटल थे। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त होटल बंद थे। व्यास नदी किनारे मौजूद ये दुकान कुछ ही सेकंड में बह जाती है। सैलाब सारा का सारा सामान बहा ले जाता है। निशानी के तौर पर दुकान की रेक रह जाती है, जिसमें कुछ सामान नजर आता है। ये तस्वीरें ओल्ड मनाली की हैं, जहां पुल के नीचे मौजूद इस दुकान को सैलाब ने अपने आगोश में ले लिया। घर, दुकान ही नहीं, व्यास की बगावत के सामने गाड़ियां भी महफूज नहीं है। व्यास नदी सड़क के बड़े हिस्से को निकल चुकी है। सड़क के छोटे से हिस्से में वैन फंसी हुई है। कुछ देर बाद वो हिस्सा भी दरकने लगता है जिसमें वैन खड़ी थी।
कुछ सेकंड में वैन व्यास में गिर जाती है। व्यास का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि वैन जलमग्न हो जाती है। व्यास का तेज बहाव वैन को आंखों के सामने से ओझल कर देता है। कुल्लू से तबाही की ऐसी एक नहीं सैकड़ों तस्वीरें सामने आई हैं। लाल रंग का एक ट्रक, सफेद रंग की एक वैन और सफेद रंग का दूसरा ट्रक नजर आ रहा है। व्यास नदी सड़क के बड़े हिस्से को निकल चुकी है। इन तीनों के सामने संकरी सड़क को पार करने की चुनौती है। काफी मशक्कत के बाद लाल रंग का ट्रक पार पा लेता है। टेम्पो वाला तो ले गया। थोड़ी देर बाद सफेद ट्रक आगे बढ़ने की हिमाकत करता है तो टायरों तले सड़क खिसकने लगती है और सफेद ट्रक व्यास नदी में जल समाधि ले लेता है। कुल्लू में व्यास नदी का पानी कई फीट ऊपर तक पहुंच चुका है। उसकी गवाही है एपल वैली रिजॉर्ट की ये तस्वीर है। हाईवे के किनारे और व्यास नदी के तट पर बना ये रिजॉर्ट व्यास की जद में आ चुका है। कॉटेज एरिया से लेकर लॉन तक पानी ही पानी भरा हुआ है। पहली तस्वीर सामान्य दिनों की है। एपल वैली रिजॉर्ट से सैलानी कुछ इस तरह व्यास नदी का मनोरम दृश्य देखते हैं जो व्यास नदी से कई फीट ऊपर है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रिजॉर्ट का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न है। अगर ऐसे ही भारी बारिश होती रही तो रिजॉर्ट का ये पानी हाईवे तक पहुंच जाएगा। कुल्लू में व्यास नदी का पानी कई फीट ऊपर हाईवे तक पहुंच चुका है। ये देखिए, व्यास नदी हाईवे को हाईजैक कर चुकी है। हाईवे पर खड़ी गाड़ियां बहने लगती है। कुल्लू में व्यास नदी के ऊपर मौजूद पुल भी दम तोड़ रहे हैं। पुल और पिलर व्यास की मनमानी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। लोहे का पुल खिलौने की तरह बह गया। कोई पता नहीं रहा इसका, देखिए दोस्तों। ओल्ड मनाली को न्यू मनाली से जोड़ने वाला ये पुल भी व्यास के उफान के सामने सरेंडर कर चुका है। पुल का एक हिस्सा जर्जर हालत में है और इस तरह व्यास में जल स्तर बढ़ता रहा तो पुल का यहाँ ज्यादा देर तक दिखना मुश्किल है। इस ब्रिज की कुछ दिन पुरानी ये तस्वीरें हैं। इसी पुल से सैलानी ओल्ड मनाली के लिए निकलते थे, लेकिन अब ये पुल पानी के सामने हार मान चुका है। कल कल बहने वाले व्यास की गर्जना अब मनाली में दहशत पैदा कर रही है। देखिए किस तरह ओल्ड मनाली में लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। व्यास नदी बड़े बड़े पेड़ बहाकर ला रही है। सड़क किनारे मौजूद घरों में पानी घुसपैठ कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात अमेरिका के टैरिफ बम की, जो ठीक 12 घंटे के बाद फूटने वाला है। भारत में कल सुबह 9 बज रहे होंगे जब डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ भारत पर लागू हो जाएगा। लेकिन बहुत लंबी फिक्र ना करें, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ बम के जवाब में भारत ने भी स्वदेशी मेड इन इंडिया मिसाइलें छोड़नी शुरू कर दी हैं। यह आर्मी वॉर नहीं, टैरिफ वॉर है, इसलिए इसमें आपको धुआं दिखाई नहीं देगा। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में बड़े बयान, बॉडी लैंग्वेज की असली हथियार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप और टैरिफ का नाम लिए बगैर आज फिर से पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि भारत पर किसी देश की दादागिरी नहीं चलेगी। कोई भी देश इस मुगालते में ना रहे कि उसके बगैर भारत की तरक्की रुक जाएगी। मोदी ने संदेश दे दिया कि भारत अपने रास्ते खुद बनाएगा और अपने दम पर बनाएगा। अगर ट्रंप इशारों की भाषा समझते हैं तो वो समझ गए होंगे कि मोदी ने उन्हें क्या मैसेज आज दिया है। मोदी की एक बहुत पावरफुल तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ सेकंड रुककर। उसके पहले आज की एक जरूरी बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल उठाने बंद कर दिए हैं। पीएम मोदी अब ट्रंप को इग्नोर कर रहे हैं। जर्मनी के अखबार फ्रैंकफर्ट अल्गेमाइन ज़ेतुंग यानी कि FAZ ने यह बड़ा दावा किया है। FAZ की रिपोर्ट का शीर्षक है, ट्रंप कॉल करते हैं पर मोदी जवाब नहीं देते। ट्रंप ने बीते हफ्ते 4 बार फोन कॉल किए, लेकिन मोदी ने उनका फोन ही नहीं उठाया। FAZ ने लिखा है कि ट्रंप की शैली टकराव की है, लेकिन भारत के आगे उनकी नहीं चल रही। अखबार ने यह भी लिखा है कि यह दर्शाता है कि अमेरिका मजबूर है, चीन के खिलाफ उसे भारत की जरूरत है।
अखबार में आगे ये भी लिखा गया है, मोदी सरकार का ये रुख वैश्विक राजनीति में नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। आगे जिक्र है कि भारत विकसित देशों से दबने वाले पारंपरिक दर्जे से बाहर निकल चुका है। हालांकि एफएजेड ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को ये 4 फोन कॉल पिछले हफ्ते कब कब किए। यहां बता दें कि जर्मनी के अखबार की खबर है, भारत अमेरिका ने न ही इसकी पुष्टि की है और न ही इस खबर को नकारा है। और अब ट्रंप के टैरिफ टेरर के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी का पावरफुल मैसेज देखें। गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के प्लांट का यह एरियल वीडियो है, जहां आज से मारुति ने ईवी कारों के प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी है। 640 एकड़ में फैले इस प्लांट में सालाना 7.5 लाख कारें बनती हैं। आसमान से आप जो दूर दूर तक खड़ी कारें देख रहे हैं, ये तो 7.5 लाख कारों का 3% भी नहीं है। इसके पहले पीएम मोदी ने मारुति प्लांट में उसकी पहली ईवी कार को फ्लैग ऑफ किया। देश के लिए तो ये बड़ी खबर है ही कि अब मारुति के ई व्हीकल सड़क पर आने वाले हैं, लेकिन दुनिया के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि यहां से ई कारें दुनिया के 100 देशों में एक्सपोर्ट होंगी। मोदी ने मेक इन इंडिया से आगे जाकर मेक फॉर द वर्ल्ड की बात कही है। ट्रंप का नाम लिए बगैर यह मैसेज दे दिया है कि कोई भी टैरिफ टेरर भारत की रफ्तार को रोक नहीं पाएगा। भारत किसी से नहीं दबेगा, कारोबार के नए नए रास्ते खोलकर रहेगा। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। जर्मनी के अखबार ने जो खबर छापी है, उसी आत्मविश्वास का ट्रेलर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भी दिखाया है। ये लगातार दूसरा दिन है जब उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि भारत पर टैरिफ के नाम पर कितनी भी धमकियां दे दो, वो काम नहीं आने वाली। अमेरिका जिस कृषि और डेयरी सेक्टर में एंट्री के लिए छटपटा रहा है और टैरिफ से ब्लैकमेलिंग में लगा हुआ है, मोदी ने कल ही दूसरी बार ट्रंप को इस पर टका सा जवाब दिया था। देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। आपने ये गौर किया होगा कि टैरिफ वॉर छिड़ने और ट्रंप से टकराव के बाद से स्वदेशी का जिक्र मोदी की जुबान पर है। अहमदाबाद रोड शो में होर्डिंग से लेकर बैनर और तख्तियों पर स्वदेशी लिखे होने का संकेत साफ है कि ट्रंप टैरिफ का जवाब स्वदेशी ही है और मोदी इसे हथियार बनाएंगे। आगे बढ़ते हुए अब हम ज्यादा आंकड़ों में नहीं पड़ने वाले। अमेरिकी टैरिफ से भारत के किन सेक्टर पर असर पड़ेगा, किन पर नहीं पड़ेगा, जीडीपी पर कितनी खरोंच आएगी, कितनी नहीं आएगी, जनहित में बीते दिनों हम विस्तार से आपके सामने आंकड़े दे चुके हैं। यहां आपको ये बताने जा रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ टेरर के सामने भारत के पास रास्ते क्या हैं। तो मोटे तौर पर हमारे पास 3 विकल्प हैं। पहला, अमेरिका को टैरिफ का जवाब टैरिफ से दें, यानी अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट पर टैरिफ हम भी बढ़ा दें, जैसा एक बार 2019 में किया गया था। दूसरा, अमेरिका से नुकसान की भरपाई रूस से करें। रूस कह भी चुका है कि भारत उसके साथ व्यापार और बढ़ाता है तो उसे बेहद खुशी होगी। और तीसरा, अमेरिका को भुलाकर दुनिया से कारोबार बढ़ाए, क्योंकि अमेरिका को छोड़ दें तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका खुद एक बड़ा बाजार है। और सीधे सीधे जो दिखता है वो ये है कि मोदी सरकार ने तीसरा, यानी अमेरिकी दादागिरी को ठेंगे पर रखकर स्वदेशी के दम पर आगे बढ़ने का विकल्प चुन लिया है। यकीनन हिंदुस्तान का भी यही मूड है कि कोई भी देश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हम अपने भारत के हित से ना समझौता करें, ना झुकें और ना डरें। वैसे आप जानते हैं कि ट्रंप मूल रूप से एक बिजनेसमैन है। दुनिया को यह समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो राजनीति भी बिजनेस की तरह ही करते हैं।
जिसमें सबसे ऊपर प्रॉफिट होता है। पैसों ने ही उन्हें एलन मस्क का दोस्त बनाया और पैसों ने ही दोस्ती में दरार पैदा कर दी। लेकिन ट्रंप शायद भूल गए कि भारत का प्रॉफिट किसमें है, ये मोदी बखूबी जानते हैं। ट्रंप के लिए हमने पीएम मोदी का 2014 का एक बयान खास तौर पर निकाला है, सुनना चाहिए आपको। क्योंकि बीइंग ए गुजराती, मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है और इसलिए मुझे इन चीजों को समझना बहुत स्वाभाविक है। अब ये संयोग है कि 2014 में मोदी ने यह बयान जापान में दिया था और आज भी देश के प्रॉफिट की बात उन्होंने जापान यात्रा से ठीक पहले गुजरात में जापानी लोगों के बीच ही कही है। लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं। जिस अंदाज में ट्रंप भारत, रूस और चीन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उसके बाद वो अपने देश में घिर चुके हैं। बावजूद इसके राष्ट्रपति ट्रंप धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे। ट्रंप ने तानाशाही वाले अंदाज में अब चीन को नई धमकी दे दी है। ये कहा है कि चीन ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसे बर्बाद कर देंगे। कहा है कि वो चीन पर 200% टैरिफ लगा देंगे ताकि चीन अपने घुटने टेक दे। लेकिन अब साफ दिख रहा है कि दुनिया की सभी महाशक्तियां ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ लामबंद हो रही हैं। ट्रंप चाहे जितना तानाशाही रवैया अपनाएं, लेकिन ये दो तस्वीरें उन्हें अब से लेकर अगले कुछ दिनों तक जरूर परेशान करेंगी, क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भरता का अलग जगा लिया है, तो वहीं चीन की धरती पर भारत, रूस और चीन की तिगड़ी का एससीओ समिट में वो मिलन होने वाला है जिससे ट्रंप को मिर्ची लग रही है। भारत ट्रंप को हर बार आईना दिखा रहा है, लेकिन एक बार फिर ट्रंप ने निशाने पर चीन को ले लिया है। उन्होंने चीन को हड़काते हुए कहा कि अगर उसने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल नहीं दिया तो वो चीन पर 200% टैरिफ लगाएंगे। They have to give us magnets. If they don't give us magnets, then we have to charge them 200% tariff or something, you know. आपको बता दें, ट्रंप चीन के रेयर अर्थ मेटल पर 70% निर्भर है। इस मटेरियल का इस्तेमाल हथियार बनाने से लेकर एयरक्राफ्ट बनाने तक में होता है। यही वजह है कि ट्रंप अपने टैरिफ बम का डर दिखाकर चीन पर फिर दबाव बना रहे हैं, चीन को बर्बाद करने तक की धमकी दे रहे हैं। We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. लेकिन चीन भी अमेरिका के सामने चुनौती बना हुआ है और भारत की तरह वो भी ट्रंप के दबाव में आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ट्रंप को ये बात भी अच्छे से पता है कि पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात कराना उनके लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। इसलिए अभी से ही वो पुतिन को लेकर कह भी रहे हैं कि पुतिन ज़ेलेंस्की को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते हैं। Sometimes they do like to meet with people I don't like. They don't like each other, really. आपको याद दिला दें कि ट्रंप ने पहले चीन को टैरिफ वॉर में उलझाया, फिर रूस यूक्रेन वॉर को रोकने के नाम पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को धमकी दी और फिर जब इन सब से ट्रंप की दाल नहीं गली तो भारत पर भी ट्रंप ने 50% वाला टैरिफ बम फोड़ दिया। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को टारगेट पर रखने की कोशिश में जुटे हैं। वजह वही बहाना, यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मजबूर करना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से कभी भारत तो कभी रूस तो कभी चीन पर दबाव बनाने के लिए लंबी लंबी हाँक रहे हैं, उससे ट्रंप न केवल अपने घर में घिरते जा रहे हैं बल्कि दुनिया की महाशक्तियों को भी अपने खिलाफ कर लिया है। वैसे आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे और इस बात को शिद्दत से महसूस भी करेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर कितनी तेजी से अब बदलने जा रहा है। हर एक अंतर्राष्ट्रीय खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको बिहार, जहां पर चुनाव का बिगुल बजने में भले ही महीने भर का वक्त बाकी हो, लेकिन सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। असल में कहानी कुछ ऐसी है कि तेजस्वी यादव के नाम को राहुल गांधी ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे। रविवार को अररिया में उनसे सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने सीएम के सवाल को टाल दिया और इन अटकलों को हवा दे दी कि वो तेजस्वी के नाम पर तैयार नहीं है। अब महागठबंधन में इसको लेकर सियासी मार सी मच गई है।
आज दूसरे सहयोगी दल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, जिनकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये कह दिया कि सीएम तो तेजस्वी ही होंगे। सिर्फ राहुल गांधी जी डिसीजन नहीं लेंगे कि सीएम तेजस्वी जी होंगे, गठबंधन के सभी दल जो है ना वो सबको मिलकर डिसीजन लेना है। क्लियर है कि तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तय गठबंधन के प्लेटफॉर्म से होगा। अब सवाल ये नहीं है कि तेजस्वी फेस होंगे या नहीं, सवाल यह है कि राहुल गांधी आखिर क्यों तेजस्वी की राह में स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। क्या तेजस्वी के नाम पर राहुल गांधी तैयार नहीं है? क्या राहुल की सियासी प्लानिंग कुछ और है? क्या सीटों का दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी अपने पत्ते नहीं खोल रहे? कहीं राहुल को किसी तरह के नुकसान की आशंका तो नहीं है? क्या राहुल गांधी जंगल राज के आरोपों से कांग्रेस पार्टी को महफूज रखना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि तेजस्वी की बातें राहुल नहीं सुन रहे, आज भी तेजस्वी उनके साथ यात्रा में हैं। प्रियंका गांधी भी आज यात्रा में शामिल हुई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी के साथ यात्रा में आपसी चर्चा का वीडियो भी शेयर किया है। कभी नहीं आया और हम लोग भी कभी नहीं आए। 8 बजे से पहले लोग तैयार हैं। जो मोदी जी कह रहे हैं वही इलेक्शन कमिश्नर जो है वही करता है। RSS is method of attacking is personal attack. They used to do it with Gandhi ji all the time. That is their style. ये पहले भी यात्राएं हुई है, गजब है यहाँ। मतलब वोट देते हैं, रिजल्ट आता है, पता ही नहीं चलता कि वोट मेरा कहाँ गया। अब जो ये बातें जो एविडेंस के साथ और तर्क के साथ जो रखी जा रही है, तो लोग को लग रहा है चोरी हो रही है। ये साफ है कि राहुल गांधी तेजस्वी की बातें तो सुन रहे हैं, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा जिलों का दौरा करने के बाद भी सीएम के चेहरे से सस्पेंस हटा नहीं रहे। जबकि मुख्यमंत्री के इस चुनाव में तेजस्वी ने राहुल गांधी को पीएम बनाने वाला बयान देकर दबाव बनाने की कोशिश भी की कि भैया इसी से मान जाए। बावजूद इसके राहुल गांधी उन्हें गोल गोल घुमा रहे हैं। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। अब राहुल गांधी को जितना भी मजा आ रहा हो, कम से कम उनके इस बयान ने सारा मजा तेजस्वी यादव का किरकिरा कर दिया। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन साल 1999 से चला आ रहा है। बीच में कुछ चुनावों में दोनों अलग अलग जरूर लड़े, लेकिन 2010 के बाद तमाम चुनावों में दोनों साथ साथ गए हैं। आरजेडी की ओर से निर्विवाद रूप से तेजस्वी यादव चेहरा हैं, बावजूद इसके राहुल गांधी पेच फंसाए हुए हैं। दरअसल 1990 में आखिरी बार जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद कांग्रेस की भूमिका आरजेडी के पिछलग्गू की ही रही है बिहार में। अपने दम पर कांग्रेस बिहार में बीते 30 साल में कुछ भी नहीं कर पाई। अब हो सकता है कि राहुल गांधी को यह लग रहा हो कि उनके जो परंपरागत वोटर हैं वो उनके साथ आ सकते हैं। 90 की सियासत से पहले कांग्रेस को परंपरागत रूप से ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट मिला करते थे। इन तीनों का जोड़ बिहार में 40% से ज्यादा का होता है। अब कहीं राहुल गांधी को यह लग रहा होगा कि इस बार इन तीनों को वो अपने पक्ष में कर लेंगे। मुसलमान तो वैसे भी ज्यादा महागठबंधन के साथ ही हैं, लेकिन दलित और ब्राह्मण एनडीए के वोटर हैं। शायद राहुल गांधी को लग रहा होगा कि अगर तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर दिया तो कहीं जो ब्राह्मण और दलित साथ आने वाला होगा वो भाग न जाए। सीटों की बार्गेनिंग के साथ बहुत मुमकिन है कि इस रणनीति को ध्यान में रखकर ही वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हों। अब राहुल गांधी अपने पत्ते खोलेंगे या नहीं, तेजस्वी यादव को लेकर सीएम की उम्मीदवारी का ऐलान होगा या नहीं, या फिर राहुल गांधी के मन में बिहार को लेकर कुछ और खिचड़ी पक रही है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि 2024 के लोकसभा रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की रणनीति पर लगातार वो काम भी कर रही है। खबरों में हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उस फिल्म की जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। बात हो रही है बंगाल फाइल्स की। विभाजन विभीषिका पर बनी इस फिल्म में
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का किरदार भी मुख्य भूमिका में है, जिनका एक अलग रूप इस फिल्म में दिखाया गया है, जिस पर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने मुझसे खास बातचीत की है। जब आप ये कहेंगे कि गांधी जी हिंदू महिलाओं से कहते थे कि तुम सुसाइड, मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए गांधी जी ने खुद कहा है। गांधी जी ने खुद कहा है। हमारी फिल्म में दिखाया है हमने सारा। किसमें इसका जिक्र है? सारे न्यूज़पेपर्स में, कृपलानी की बुक में। आपको पता है गांधी जी जब नोआखली कर रहे थे जी, मैं आपको दिखा, गांधी जी जब नोआखली में वहां थे जेनोसाइड में, तो ये गुलाम सरवर हुसैनी ने ऐलान किया था, सुचेता कृपलानी जी की जो वाइफ थी जी, वो वहां पे गांधी जी के साथ काम कर रही थी। उन्होंने ऐलान किया कि जो सुचेता कृपलानी जी को पर रेप करेगा वो सच्चा गाजी है, और इनाम लगाया था कि अगर करोगे तो। अखबारों में जिक्र है इसका? जी हाँ, सारा एक एक चीज का। मैं ये फिल्म, एक फ्रेम इस फिल्म में ऐसा नहीं है जो सही नहीं, आपको दे दूंगा, आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। मैं वो दिखा दूंगी, लेकिन एक बार फिर से मैं वो जानना चाहूंगी, क्योंकि आज तक कभी इन बातों का सामना हम लोगों से हुआ नहीं। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि उस दौर के अखबारों को अगर उठाकर देखेंगे तो इन तमाम बातों का जिक्र मिलेगा। रियल स्टेटमेंट ये था कि लक्ष्मीबाई जैसी हर महिला नहीं हो सकती है। असली साहस हिंदू महिलाओं का ये होगा कि अपनी जुबान काट के या सांस रोक के सुसाइड कर ले। मैंने दिखाया है फिल्म में, पर मैंने गांधी जी की महानता भी दिखाई नहीं। लेकिन अगर गांधी जी इस तरह की बातें करते हैं तो फिर आज के दौर में गांधी जी को हम सब जानते हैं, हम मानते भी हैं कि गांधी जी हमारे देश के सबसे महान व्यक्ति और हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो फिर वो परसेप्शन टूटेगा। तो क्या गलत बात है? क्या गलत बात है इसमें? परसेप्शन क्यों टूटेगा? गांधी जी की जो महानता है वो महानता है, और पर गांधी जी से गलतियां भी तो हो सकती हैं। कौन ऐसा लीडर है जिससे गलतियां नहीं हो सकती हैं? कौन ऐसा लीडर है? बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, सबके परसेप्शन टूटते ही हैं आखिरकार, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि क्या आपने कमजोर दिखाने की कोशिश की है, या फिर जो सच है उसको एज इट इज आपने रख दिया? मैंने जो गांधी जी ने खुद बोला है अपने मुंह से, और जो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, वर्ल्ड में कोई डिस्प्यूट में, वर्ल्ड के किसी भी हिस्टोरियन, गांधी जी के सबसे बड़े जो गांधी जी के एक्सपर्ट हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं इस बात को, जो फिल्म में दिखाया एक चीज को डिनाई करता। और गांधी जी को ये बात क्यों बोलनी पड़ी? क्योंकि गांधी जी सोचते थे इस तरह से, गांधी जी की सोच ऐसी थी। गांधी जी को यह लगता था कि मैं मुस्लिम लोग अगर मेरे साथ जुड़ जाएंगे, हो सकता है उन्हें लगता हो मुस्लिम जुड़ेंगे तो भारत का पार्टीशन नहीं होगा, पर इसलिए मैं कहता हूं गांधी जी समझ ही नहीं पाए कि क्या चल रहा है। हाँ, देखिए इस्लाम में उम्मा माना जाता है, उसमें ये बाउंड्रीज नहीं मानी जाती हैं, तो वो एक अलग बात है। और मैंने जिन्ना और गांधी जी का पूरा संवाद जो रिकॉर्डेड है, जो उनके शब्द हैं, फिल्म में पूरा दिखाया है। 14 पन्ने का है वो, एक झलक उसकी ट्रेलर में भी है, जब जिन्ना कहता है कि हम सिर्फ उसको पूरी की पूरा मैंने सीन एज इट इज विदाउट चेंजिंग कॉमा एंड फुल स्टॉप दिखाया। गांधी जी के जो महानता है वो भी फिल्म में दिखाई है। मैंने कहीं नहीं कहा गांधी जी कमजोर थे, लेकिन गांधी जी, कांग्रेस ने उनकी बात सुननी बंद कर दी थी। गांधी जी खुद कहते थे कि अब कांग्रेस में मेरी कोई सुनता नहीं है। गांधी जी अलग थलग पड़ गए थे, उनको उठा के किनारे फेंक दिया गया था, जो नेहरू जी ने उनके मरने के बाद उनको अप्रोप्रिएट किया है। एक किस्सा फिल्म में हमने शूट किया था, सीन निकाल दिया, लंबी हो रही थी। नेहरू जी ने जब बिहार में दंगे, जवाहरलाल नेहरू का सीन हमने पूरा ही निकाल दिया, अगर पार्ट 2 बना उसमें डालूंगा, शूट किया हुआ है। नेहरू जी ने बिहार में जब दंगे हो रहे थे, उन्होंने बोला कि तो उन्होंने बम गिराने की उन्होंने एंड उन्होंने बोला इफ बिफोर एनी हिंदू अटैक्स एनी मुस्लिम दे विल हैव टू किल मी। तो सिर्फ हिंदुओं से अपील की, मुस्लिम लोगों से नहीं करी। और इसको लेके कृपलानी ने बड़ा विरोध किया कि तुम बम नहीं गिरा सकते हो जवाहर, उन्होंने बोला, अपनी किताब में भी लिखा हुआ है। और गांधी जी से पूछा, गांधी जी चुप हो गए उस वक्त, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बोले मेरा तो प्रार्थना का टाइम हो गया, उठ के चले गए। इस तरह से उन्होंने नेहरू जी के साथ पक्षपात किया। गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर, अनडाउटेडली, उसमें कोई शक नहीं है, पूरा विश्व उनको मानता है, मैं मानता हूं। गांधी जी की फिलॉसफी पढ़ो तो बहुत अच्छी है, स्वदेशी की फिलॉसफी इज आउटस्टैंडिंग। पर उनसे 2 गलतियां हो गई, उन्होंने खिलाफत का साथ दिया और उनको आखिर तक समझ में नहीं आया कि जिन्ना क्या पॉलिटिक्स खेल रहा है, और आखिर तक वो जिन्ना के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते रहे। ये गलत हुआ, तो ही फेल्ड। देखिए युद्ध था, युद्ध तो था, ऐलान हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे की, इसके बाद उसने ऐलान किया अब या तो डिवाइडेड इंडिया रहेगा या डिस्ट्रॉयड इंडिया, और डिस्ट्रॉय कर दिया इंडिया को। हमारे नेताओं ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो 2 पक्षों में लड़ाई हुई, हम हार गए। और कौन लीड कर रहा था उसको? गांधी और नेहरू। तो दे आर फेल्ड लीडर्स।
और अब आज का जनहित मंत्र। किसी मूर्ख को उसकी गलती दिखाओ तो वो आपसे घृणा करने लगेगा, लेकिन अगर किसी विद्वान को उसकी गलती बताओ तो वो आपकी प्रशंसा करेगा। इसी के साथ जनहित पे आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।